चलिए भाई देखेंगे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। अभी इसके पहले जो है हम आपको मानव में श्वसन की क्रियाविधि समझाए। तो मानव की जो श्वसन की क्रियाविधि है उसमें जो है एक तो आपको मिला वाह्य श्वसन, जिसमें मुख्य रूप से श्वासोच्छ्वास की क्रिया और गैसीय विनिमय समझाया गया, और दूसरी जो है विधि मिलती है ऊतकी श्वसन, और तीसरी विधि मिल जाती है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। ठीक, अब देखेंगे जो वाह्य श्वसन था उसमें क्या था कि शरीर के कोशिकांग और वातावरण के बीच क्या था, गैसीय विनिमय की क्रिया थी, चाहे वह श्वासोच्छ्वास के द्वारा हो चाहे गैसीय विनिमय में रुधिर के द्वारा हो। और ऊतकी श्वसन में क्या था कि शरीर की जो है उपकला ऊतक यानी कि त्वचा छिद्रों के द्वारा, ऊतकों के द्वारा जो है क्या होना, ऊतकों और वातावरण के बीच में गैसीय विनिमय की जो क्रिया थी, इतना मिल जाता है। और अंतिम आपका जो तीसरा मिलता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि शरीर की कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देंगे भैया, हेडिंग मिला है आपका आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि मानव शरीर की कोशिका के कोशिका द्रव्य में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होना, श्वसन का होना जो है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। स्पष्ट हो गया। चलिए अब देखेंगे ये जो मानव में कोशिकीय यानी कि आंतरिक श्वसन होता है, कहाँ होता भैया, कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आक्सीय श्वसन के रूप में, सॉरी यहाँ पर मुख्य रूप से अनाक्सीय श्वसन के रूप में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जरूरत इस श्वसन में पड़ती है। ठीक, अब देखेंगे जो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन होता है इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है जो हमको पोषण की क्रिया से प्राप्त होता है, भोजन का जब जो भोजन को हम आप करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन से जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बचता है, इस ग्लूकोज के साथ जो है आंशिक रूप से ऑक्सीजन यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, बात समझ में रहा है ना। देखो जो आंतरिक श्वसन होता है जो आंतरिक श्वसन होता है यानी कि जो कोशिकीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। लेकिन भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, आंशिक रूप से होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो क्या करता है ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है यह क्या करता है 6CO2 प्लस जो है 6H2O बनाता है। बात समझ में आया? कहां बनेगा ये सब, कोशिका की कोशिका द्रव्य और जो है अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जिससे जो है 38 ATP ऊर्जा मिलती है, 38 ATP ऊर्जा मिलती है। बात समझ में आ रहा है? समीकरण को संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 6 से गुणा कर देंगे, समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक, क्या हुआ है कि हम लोग जो है पोषण की क्रिया में जिन भोज्य पदार्थों को खाते हैं उनका उपापचय की क्रिया में पाचन होता है तो ग्लूकोज वगैरह मिल जाते हैं, और यही ग्लूकोज जो है क्या करते हैं हमारी कोशिका में जाते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाते हैं, कोशिकांगों तक जाते हैं, जिसमें आंशिक रूप से ऑक्सीजन की क्रिया होती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जो है 38 ATP अणु बनता है, यानी कि 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनता है, और यानी कि हमको ऊर्जा के रूप में मिलती है। और इसी ऊर्जा का देखो भैया श्वसन क्यों होता है, ऊर्जा को पाने के लिए श्वसन होता है। शरीर के अंगों अथवा कोशिकांगों अथवा कोशिकाओं तक जो है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ही श्वसन होता है। ठीक, तो ऊर्जा मिल जाती है यानी कि श्वसन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या हुआ, ये संपूर्ण प्रक्रिया है,
यानी कि इतनी संपूर्ण प्रक्रिया में, यानी कि आंतरिक श्वसन में, यहाँ पर जो आंतरिक यानी कि कोशिकीय श्वसन है, इस कोशिकीय श्वसन में जो है कोशिका द्रव्य से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। ठीक, यानी कि जिससे हमारे कोशिकांग और हमारी कोशिकाओं में जो है श्वसन हो जाता है। समझ में आ गया इतना? ये हो गई संपूर्ण आंतरिक श्वसन की। अब जो आंतरिक श्वसन होता है 3 विधियों में होता है, 3 तरीके से होता है। पहला मिलता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा। क्या मिला? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा। और दूसरा मिलता है क्रेब्स चक्र द्वारा। और तीसरा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा। अभी हम क्या बताया आपको कि जो आंतरिक श्वसन है, इस आंतरिक श्वसन में कुल एटीपी, कुल ऊर्जा जो है, कुल एटीपी और जो है 38 मिलता है। चाहे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, तीनों को मिला करके जो है 38 एटीपी अणु मिलता है। ठीक, कब मिलेगा? ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, ऑक्सीकृत होगा तो इतना बनेगा। बस समझ में आया जी। चलिए, ये है। अब जो आंतरिक श्वसन का पहला भाग यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि जो ये ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज होता है। 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज का क्या होता है? 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। 6 कार्बन परमाणु वाले यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुविक अम्ल में जो है क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और इस क्रिया में 6 कार्बन परमाणु वाला जो ग्लूकोज है उसका एक अणु भाग लेता है और जो है पायरुवेट जो बनता है वह 2 अणु के रूप में बनता है। स्पष्ट हो गया इतना बात? और देखेंगे, सिंपल है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। हम आपको बताए हैं कि कोशिका के कोशिका द्रव्य से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक, कोशिका के कोशिका द्रव्य से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है क्या होना? श्वसन का होना जो है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन का होना जो है क्या कहलाता है? कोशिकीय यानी कि आंतरिक श्वसन कहलाता है, जिसमें कंप्लीट 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है और आंतरिक कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाती है, श्वसन की क्रिया हो जाती है, कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाती है। यही ना भैया? ठीक। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस है भाई इसी का भाग है। 6 कार्बन परमाणु का एक ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण होता है 3 कार्बन परमाणु वाले के पायरुवेट में, जिसमें 2 अणु बनते हैं पायरुवेट के। ठीक। और यह श्वसन जो है ग्लाइकोलाइसिस का कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस जैसे श्वसन का अध्ययन जो है क्या होता है भैया? एम्बर्डन मेयरहॉफ परनास। क्या मिला? एम्बर्डन मेयरहॉफ तथा परनास 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे। एम्बर्डन, मेयरहॉफ तथा परनास, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया? इस ग्लाइकोलाइसिस जैसे कोशिकीय श्वसन यानी कि आंतरिक श्वसन का विस्तृत अध्ययन किया। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को जो है ईएमपी पथ कहा जाता है, एम्बर्डन मेयरहॉफ परनास पथ कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए थोड़ा सा देखें भैया क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर चलिए इतना इसको मिटा दें। चलिए यहां पर देखें, जैसे मान लीजिए यह कोई कोशिका है, यह एक जो है कोशिका है। अब इस कोशिका में एक केंद्रक हो गया। अब इस कोशिका में यहां पर पूरा जो है क्या है? कोशिका द्रव्य भरा है। क्या भरा भैया? कोशिका द्रव्य भरा है। बात समझ आ रहा है? अब इस कोशिका द्रव्य में जो है क्या होना है? ग्लूकोज का एक अणु
ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगा, बनाएगा क्या, क्या बनाता है, 8 एटीपी अणु बनाता है। कितना बनाएगा, 8 एटीपी अणु बनाता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल 8 एटीपी अणु बनता है। देखो आंतरिक श्वसन में पूरा 38 एटीपी बनता है, लेकिन आंतरिक श्वसन 3 विधियों द्वारा होता है। तो जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु का जब ऑक्सीकृत होता है किसमें, पायरुविक अम्ल के 2 अणु में, तो क्या बनता है, यही पायरुविक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल में जो है ऑक्सीकृत होता है ग्लूकोज का एक अणु, तो क्या होता है, 8 एटीपी अणु प्राप्त होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 8 यानी कि 8 एटीपी अणु बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब होता है कि इसी जो है कोशिका के अंदर, इसी कोशिका द्रव्य में माइटोकांड्रिया भी है, जैसे माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया है। अब माइटोकांड्रिया में क्या होता है कि पहले तो क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चली जिसमें ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण हुआ किसमें, पायरुविक अम्ल के 2 अणु में, जिससे क्या हुआ, 8 एटीपी अणु मिल गई, कहां, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक, अब दूसरा मिलता है कि कोशिका का जो माइटोकांड्रिया है, भाई आंतरिक श्वसन में कोशिका द्रव्य में और माइटोकांड्रिया में ही होगा जी। तो माइटोकांड्रिया जो होती है, माइटोकांड्रिया में जो है क्या होता है, जब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। पहले क्या हुआ, ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण हुआ, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हुई, 8 एटीपी अणु बन गया, ग्लाइकोलाइसिस खत्म। अब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब इस एसिटिल कोएंजाइम ए में जब जो है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तो कुल जो है कितने एटीपी अणु बनते हैं, 6 एटीपी अणु बन जाते हैं, कहां, माइटोकांड्रिया में। ठीक, माइटोकांड्रिया में 6 एटीपी अणु बन जाता है। अब और क्या होता है आगे कि यही जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, यही एसिटिल कोएंजाइम ए के बनने के साथ जो है पायरुविक अम्ल का जब ऑक्सीकरण हो रहा था तो कितना, 6 एटीपी अणु बना। और पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है तो 24 एटीपी अणु जो है माइटोकांड्रिया में फिर से बन जाता है, 24 एटीपी अणु फिर से यहां बन जाता है। तो क्या बना, माइटोकांड्रिया में जो बन रहा है ये जो है क्रेब्स चक्र होगा, और जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो देखेंगे माइटोकांड्रिया में यहाँ पर 24 एटीपी और यहाँ पर 6 एटीपी। ठीक, तो 24 30 हो गया, और 8 अणु जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में, 30 8 38, यानी कि आंतरिक या जो कोशिकीय श्वसन है इसमें कंप्लीट जो है 38 एटीपी अणु बनता है। और यही 38 एटीपी अणु से कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी कि संपूर्ण कोशिका में और जो है समस्त कोशिकांगों को ऊर्जा मिलती है, यानी कि श्वसन की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, आंतरिक श्वसन जीवधारियों में अथवा मानव में हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया कोशिका का कोशिकीय श्वसन यानी कि आंतरिक श्वसन के भाग। ग्लाइकोलाइसिस हुआ कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का बनना जिसमें 8 एटीपी अणु बना। माइटोकांड्रिया में क्या हुआ, क्रेब्स चक्र चला, वही पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण चला जिसमें जो है 6 एटीपी अणु बना माइटोकांड्रिया में, और जो है इसके पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है 24 एटीपी अणु बन जाता है। कुल जो है कोशिकीय श्वसन में कुल जो है क्या होता है, इस प्रकार 38 एटीपी अणु बनते हैं। स्पष्ट हो गया। तो यहां तक की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और माइटोकांड्रिया की क्रिया क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। अब इसमें एक और मिलता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या मिलता है, ईटीएस, इसको ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। समझ में आया। चलिए
अब इसमें होता क्या है कि देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या हुआ था कि ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण जो है क्या हुआ था, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने थे। तो भाई सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीकरण होगा तो कुछ ऊर्जा खर्च भी होगी, कुछ ऊर्जा की खपत होगी। तो जितनी ऊर्जा खर्च हुई है यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में। और दूसरी चीज कि जब जो है क्रेब्स चक्र चला, यानी कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण जब चालू हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो है एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना प्रारंभ हुआ। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होने से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना होता है, यानी कि बनते हैं। तो इसमें भी कुछ ऊर्जा खर्च हुई होंगे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में पायरुविक अम्ल के बनने में जो जितनी एटीपी अणु खर्च होते हैं, और क्रेब्स चक्र की क्रिया में पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए के बनने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, इन्हीं दोनों ऊर्जाओं का एक जो है क्या होता है, संकुल बनता है। एक क्या होता है, संकुल तैयार होता है। और इसी संकुल के द्वारा जो है, इसी संकुल से जो है क्या होता है, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ठीक, एक संकुल पदार्थ बनता है, एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है, जिससे जो है कोशिका को ऊर्जा मिलती है। और इस सिस्टम को जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है, ईटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहा जाता है। आगे बात समझ में चलिए, कोई दिक्कत? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु के बनने में जितनी ऊर्जा खर्च हुई होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जितने अणु खर्च हुए होते हैं, और पायरुविक अम्ल के एक अणु के ऑक्सीकरण से एसिटिल कोएंजाइम ए के बनने में जितनी एटीपी अणु खर्च हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जितने एटीपी अणु खर्च होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं, और जो है क्रेब्स चक्र की क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, एक संकुल जो है एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है, जिससे आंतरिक कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। यह तंत्र जो है, यह सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहलाता है। तो ये तीनों विधियां इस तरह से हो जाती हैं, ये मानव में श्वसन की क्रिया विधि कहलाती है। आ गया समझ में? चलिए, बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ना? सिंपल। चलिए अब देखेंगे भाई, कहने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाना यहाँ पर है क्या, कि भाई कहने के लिए तो हम यहाँ पर क्या बता दिए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लूकोज का एक अणु जो है टूटता है, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, और क्या होता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, जिससे 8 एटीपी अणु मिलती है। ये तो कहने में तो भाई अच्छा लग रहा है, इतना तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो गया। लेकिन समस्या यहाँ क्या है कि ग्लूकोज का जो एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा था, किसमें, पायरुविक अम्ल के 2 अणु में, ये केवल ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाते हैं। ये जो है क्या होता है, कई चरण में होते हैं, कई स्टेप में बनते हैं। ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल जो है क्या होते हैं, कई अवस्था में बनते हैं, कई स्टेप में बनते हैं। तो चलिए ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल को बनाएं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कैसे कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। तो हम वैसे तो हम आपको तीनों समझा दिए, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन का, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया और इलेक्ट्रॉन परिवहन, यहां तक हम आपको पूरा कंप्लीट समझा दिए कि ऐसे ऐसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में 8 एटीपी अणु बनेगा। क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पायरुविक अम्ल के जब ऑक्सीकरण होता है तो 6 एटीपी अणु बनता है, और ऑक्सीकरण से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है 24 एटीपी अणु बनता है। तो ये जो हो गया क्या, क्रेब्स चक्र हो गया, कहां बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव्य यानी कि मैट्रिक्स में बनता है। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जितने एटीपी अणु निकले, जितने इलेक्ट्रॉन निकले, और क्रेब्स चक्र की क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन निकले, दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो है, जितने सभी इलेक्ट्रॉनों का जो है योग होता है, संकुल बनता है। ये सिस्टम से जो है क्या होता है कि कोशिकाओं में श्वसन होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ईटीएस कहलाता है। यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन बात आई है कि ग्लाइकोलाइसिस में
कैसे कैसे जो है किस स्टेप में कैसे कैसे जो है क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरुवीक अम्ल में बदल जाता है, इसको चलिए समझ लेते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के होने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि मानव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे चलती है। ठीक, चलिए तो इतना मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं। नोट करते चलेंगे भाई, लिखते चलेंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाविधि कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि जो है मानव में ग्लाइकोलाइसिस जैसे श्वसन की क्रियाविधि। चलिए यहां लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्रियाविधि। अब देखिए भैया, बताएं आपको पहले कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो क्या होगा, C6H12O6 होगा। कहने का मतलब है कि 6 कार्बन होगा, इस तरह से ऐसे 6 कार्बन होगा। अब क्या होता है इसमें कि पहले और 5वें कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है, एक बंध बनाता है जुड़ करके, जिसको जो है ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नोट करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, आया समझ में। अब क्या होता है, यहां पर देखेंगे इसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सी समूह होता है, OH होता है, और यहां पर जो है कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। इतनी संरचना जो है क्या कहलाती है, ग्लूकोज कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यही ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का एक अणु क्या करता भैया, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एक अणु जो है क्या करता है, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट तब बनेंगे जब जो है क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं एटीपी से एडीपी, देखो जब एटीपी से एडीपी दिखाया जाए तो यहां पर ऊर्जा की खपत होती है। तो इस ग्लूकोज के पास 3 एटीपी अणु होते हैं। कितने, 3 एटीपी अणु होते हैं, जिसमें से एक एटीपी अणु की खर्च होती है, खपत होती है, और काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेता है। बस समझ में आया। ग्लूकोज के पास 3 एटीपी अणु है, जिसमें एक एटीपी अणु जो है क्या होती है, खर्च होती है, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति होती है, और जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाती है। बस समझ में आया। देखो भैया, जहां पर ऊर्जा की खपत होगी, जहां एटीपी से एडीपी बनेगा, वहां पर काइनेज एंजाइम कार्य करेगा, तो हो क्या जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, यानी कि 6ठे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ जाता है। तो देखेंगे तो 6ठा कार्बन ये है, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाता है, फास्फेट आ जाता है। चलिए इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे था ना ग्लूकोज, पहला स्टेप हो गया। अब क्या होगा, कुछ इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ऐसे मिला, बस सेम संरचना भैया, ऑक्सीजन का होगा, और बाकी क्या मिला, यहां पर हाइड्रोजन है ही। अब इसके 6ठे कार्बन पे क्या कर रहा है कि इसके स्थान पर फास्फेट आ जाता है। अब इसका नाम जो है क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या हुआ, 6ठे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा तो हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, सब स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब देखेंगे, ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में
क्या करता है, आइसोमर बना लेता है, यानी कि अपना समावयवी बना लेता है। यही ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की वजह से क्या करता है, अपना आइसोमर बनाता है, यानी कि समावयवी बना लेता है, अपने समान संरचना बना लेता है। क्या होगा, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। चलिए देखेंगे, तो जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा तो यहां पर क्या होना है, देखेंगे ये जो दूसरा कार्बन है और यहां पर जो है चौथा कार्बन, दूसरा और चौथा कार्बन। अब ये जो यहां पर पहले और जो है पांचवें कार्बन पर जो है ऑक्सीजन परमाणु लगा था, ये दूसरे और चौथे कार्बन पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, देखेंगे दूसरा और चौथे कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़ जाता है और सेम संरचना आपको वही मिल जाएगी, सेम संरचना वही मिल जाती है। अब इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलेंगे। छठे कार्बन पर फास्फेट है, इस दूसरे और चौथे कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ जाने से इसका आइसोमर बन जाता है, यानी कि यहां पर पहले और पांचवें पर था, यहां पर दूसरे और चौथे पर आ गया, तो इसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज। और 6 फास्फेट है तो हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना लेता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये तीसरा स्टेप हो जाता है। ठीक, चलिए और आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, काइने। अब यहां पर क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये चीज, ये क्या करते हैं, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अब यहां भी जो है क्या होती है, एक एटीपी अणु की खपत होती है। एक एटीपी अणु की खपत यहां पर हुई थी, खर्च हुई थी, और एक ही एटीपी अणु की खर्च यहां भी होती है। क्या करता है, काइनेज जो है एंजाइम की उपस्थिति में या फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट है या फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बना लेती है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बना लेती है। देखेंगे तो होगा क्या, यहां पर जब फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बनेगा तो भाई देखो यहां पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट है तो छठे कार्बन पर फास्फेट समूह है, लेकिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कुछ एटीपी अणु की खर्च होती है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बनता है। तो होगा क्या, सेम संरचना वही होगी, क्या ठीक इस तरह से क्या मिला था, दूसरे और चौथे कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ा, फ्रक्टोज हो गया, संरचना सेम मिलेगी, वही संरचना मिलेगी, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर फास्फेट है, तो छठे पर यहां पर फास्फेट समूह है, छठे पर तो हो गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब 1 की बात आई तो पहले कार्बन पर भी एक फास्फेट आ जाता है। कब, जब जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट का काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु एटीपी की खपत होती है, खर्च होती है, तो क्या बनाएगा, यहां भी सेम संरचना यहां भी ऐसे आ जाती है। ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 6, कितनी बार, 2 बार, कौन, फास्फेट, तो हो गया 1,6 डाई, इतनी संरचना फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट हो गया। क्या मिला, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट मिल जाता है। बस समझ आ गया, नोट करते चलेंगे भाई, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है। क्या मिल गया, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट मिल जाता है। चलिए और आगे चलते हैं, देखेंगे इसी फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट का एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, यह जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बना लेता। क्या मिला,
कौन? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीकृत होता है, टूटता है, तो क्या बनाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन बनता है। देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मिला है, यही तो है। इसका क्या होता है, यहां से जो है 3 कार्बन परमाणु, यहां से बॉन्ड टूट जाता है। यहां से बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा। जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? इस संरचना इतनी अलग हो जाएगी, इतनी संरचना अलग हो जाती है। थोड़ा सा देखेंगे, ऊपर का इसको मिटा दे। चलिए चलिए यहां तक मिटा देते हैं। यही चीज क्या मिला? ये जब बांध टूटेगा तो क्या बन जाएगा? देखेंगे तो हो जाएगा ये इस तरह से, ऐसे बन जाएगा। और इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से, और यहां भी जो है OH हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहां पर जो है क्या है, इस तरह से है ही, यहां भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बात समझ में आया? इस तरह की संरचना मिल जाएगी। अब इसको क्या नाम देंगे? फास्फो, यहां पर देखेंगे ना 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब 1 2 3 पर जो है फास्फो है। अब यहां पर जो है देखेंगे तो CHO एल्डिहाइड समूह, तो हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाता है, इतना मिल जाएगा। ठीक, और देखेंगे अब बात आती है कि इसी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और साथ साथ जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होते हैं, ये भी भाई 1,6 डाइफॉस्फेट है यह, और इसका एक जो है क्या करते हैं, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। तो देखेंगे जो एसीटोन होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3COCH3 होता है, एसीटोन का सूत्र होता है। लेकिन होगा क्या कि इस जो CH3 समूह है, इस CH3 समूह के साथ जो है क्या होगा, हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ेगा। तो हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ेगा तो एक यहां से हाइड्रोजन गायब होगा, तो ये बनेगा CH2, और इसके साथ एक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ेगा, और इसी तरह से इसमें भी बनेगा, ये भी बना लेगा CH2 और यहां पर OH हो जाएगा। तो क्या होगा? डाई हो गया, डाइहाइड्रॉक्सी हो गया, और पूरी संरचना जो है क्या हो जाएगी, एसीटोन की हो जाती है। क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रॉक्सी, डाई ऐसे डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आ गया? अब चलेंगे थोड़ा सा और आगे। जो यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिला है, इसका जो है डिहाइड्रोजनेजन होता है। डिहाइड्री क्या होता है? जिनेज होता है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है डिहाइड्रोजिनेज होता है या डिहाइड्रोजिनेजन होता है। तो क्या बनेगा इसमें? ये 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बना लेते हैं, 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बनाते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर जो है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का डिहाइड्रो क्या मिला, जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसमें जो है फास्फोरिक अम्ल भाग लेता है। कौन भाग लेता है? फास्फोरिक अम्ल, यानी कि H3PO4 भाग लेता है। अब इसके भाग लेने से यह 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बना लेता है। बस समझ में? तो क्या हो जाएगा, जब 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा तो क्या बनेगा, इसको क्या बनेगा, कैसे देखेंगे? संरचना सेम वही बनेगी, सेम संरचना वही होगी।
तो हो जाएगा क्या, इस चीज को ऐसे ये मिल जाएगा, बस जैसे है ठीक वही रहेगा। अब यहां पर क्या होता है देखेंगे तो भाई यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन, यही तो है ना भैया। और यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर सब हाइड्रोजन ऐसे हैं, यही है। क्या होगा, H3PO4 जब जुड़ेगा तो यहां पर जुड़ेगा और समीकरण संतुलित भी होना चाहिए ना। तो H3PO4 है तो देखेंगे क्या होना है, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे हाइड्रोजन है। H3PO4 भी होना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बनाएगी कुछ इस तरह से OP और यहां पर डबल बॉन्ड O बना लेते हैं। 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, H3PO4 O4 है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन कितना हुआ, कितना होगा देखेंगे 1 2 3 हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक, और एक P हो जाता है। एक चीज यहां पर और भी है भैया, यहां से हाइड्रोजन जो है गायब होगा, यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर जो है क्या मिलेगा, ऑक्सीजन परमाणु जो है क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में तो रहेगा नहीं, इसलिए यहां पर OH जो है जोड़ा गया है, बस ये है। तो ये क्या करती है, इसको बोलते हैं 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलेंगे, 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल। चलिए 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल होता है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या मिलेगा कि सही, ठीक, आगे चलेंगे तो क्या मिल जाता है, ये जो 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल होता है। अब यहां पर देखेंगे काइनेज एंजाइम की उपस्थिति है, ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, ATP से ADP, जब भी ATP से ADP बनेगी समझिए यहां पर ऊर्जा की खपत हो रही है, ATP अणु निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, यहां भी वही हुआ है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ADP से ATP बन रही है, यानी कि ATP अणु का निर्माण हो रहा है। और यहां भी जो है NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट इसका नाम होता है। इससे जो है NADH2 बनता है, यानी कि इसको 2NADH2 कह सकते हैं। यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का जब अपचयन होता है, हाइड्रोजन का योग होता है तो 2NADP या 2NADH2 बनता है या NADH2 बनता है, इस तरह से बन जाता है। यानी कि यहां भी ऊर्जा ATP और ऊर्जा बनती है। और यहां पर जो है कुल कितना बनेगा, यहां पर कुल जो है 2 ATP अणु बना, तो एक ATP से 3, यानी कि एक जो है NAD से क्या होता है 3 ATP अणु बनता है। तो यहां पर 2 मोल में बनेगा 2NADH2 बनेगा, यानी कि 6 ATP अणु यहां बन जाते हैं। और एक ATP अणु की खपत यहां पर हुई, एक यहां पर हुई, 2 ATP अणु निकल गए, 6 ATP अणु यहां पर बना, ठीक। और यहां भी क्या होता है, यहां देखेंगे तो यहां 2 ATP अणु बन जाएगा और आगे यहां भी 2 ATP बनेगा। चलिए इतना समझते हैं। तो बना क्या, 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल बना। अब इसमें काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कुछ यानी कि 2 ATP अणु का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो है क्या होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। देखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, यही ना। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको मिटा दें। चलिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, 1,3 डाइफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि इसका
क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। देखेंगे संरचना कैसे बनेगी, ऐसे सेम वही है। क्या होगा? थोड़ा सा भैया यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा देखेंगे। जब यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह आता है तब वह ग्लिसरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह जब नहीं रहता है, जब हाइड्रॉक्सी समूह नहीं होता है तब ये जो है क्या करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए तो 1,3-डाइफॉस्फोरिक अम्ल का मिलना है, तो ये 1,3 का मतलब है कि पहले पर फास्फेट समूह और तीसरे कार्बन पर फास्फेट समूह, इससे मतलब होता है। किससे? इससे मतलब होता है। यहां पर थोड़ा सा यही बना लीजिएगा, ठीक? क्या है, इतना मिस हुआ, ये इससे मतलब है। यहां पर इन सबको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? अब समझना, तीसरे कार्बन पर फास्फेट समूह और जो है देखेंगे पहले कार्बन पर फास्फेट समूह और तीसरे कार्बन पर फास्फेट समूह, तो 1,3 कितनी बार? 2 बार। कौन? 2 बार के लिए डाई कौन है? फास्फोरिक एसिड में फास्फेट समूह है, तो फास्फोरिक अम्ल बनाता है। अभी इसमें भी यही हो जाएगा, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे होगा, ये CHO समूह है, यानी कि तीसरे कार्बन पर 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर फास्फेट मूलक है, तो हो जाएगा 3-फास्फो, और ये जो है CHO है, यानी कि एल्डिहाइड है, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया 1,3-डाइफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। अब यहां पर होता क्या है कि दूसरे कार्बन पर जब हाइड्रॉक्सी समूह आता है, यहां पर देखेंगे जब दूसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सी समूह आता है तब जो है क्या होता है, क्या बनेगा? फास्फो, यही बनेगा ना, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। चलिए अब इसको जो है कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर हो जाता है डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ग्लिसरिक अम्ल बना, बस समझना, इतना हो जाता है, ठीक? ऐसे अब आगे क्या मिलता है? इसी 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का म्यूटेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, तो बनाता है 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। तो होगा क्या यहां पर, ये जो यहां पर हाइड्रॉक्सी है, इस हाइड्रॉक्सी समूह के स्थान पर फास्फेट आ जाता है और यह यहां चला जाता है, बस इतना अंतर है। इस हाइड्रॉक्सी समूह में देखिए क्या मिला है, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल मिला। यहां तक स्पष्ट हो गया, समझ में आया? चलिए, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है क्या करता है, ऑक्सीकृत होगा, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। तो 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल कब बनेगा? इसके दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रॉक्सी समूह है ये हट करके यहां पर जाएगा और फास्फेट यहां पर आ जाता है, तो बन जाता है 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऊपर का इतना मिटा दें, चलिए चलिए, तो क्या हो जाएगा, संरचना सेम वही रहेगी, इस तरह से हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O कर दिए, दूसरे कार्बन का जो हाइड्रॉक्सी है हटके यहां जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो हो जाएगा OH यानी कि HO, और ये फास्फेट मूलक यहां पर आ जाता है, हो जाता है 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या नाम देंगे? 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है, इतना बन जाएगा। क्लियर?
चलिए, अब इसी 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का इनाल एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल बनाता है। देखें भैया, 2-फॉस्फोइनाल है ना, तो इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है। कैसे बनेगी? किससे बना? 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से बना। देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ऐसे ये हो जाएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन इसके बन जाएंगे और जो है क्या हो जाएगा, और देखेंगे तो इस संरचना को, इतनी संरचना को देखिए, यहां पर जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड OH है और डबल बॉन्ड O है। और क्या बनेगा, यहां से जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा OP, और यहां से जो है एक हाइड्रोजन इसकी बैलेंसी को पूरा करता है, इस तरह से बना लेता है। बात समझ आ रहा है? क्या हुआ कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है, इसका इनाल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण जब होता है तो 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल बनाता है। तो 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल कब बनेगा? क्या होगा, यहां पर OH था, लेकिन यहां पर होना है कि 2-फॉस्फो, दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह का, यानी कि फॉस्फो मतलब फॉस्फेट समूह, इनाल मतलब हाइड्रॉक्सी समूह। ठीक, यहां पर आल भी जुड़ा है, OH जुड़ा है और फॉस्फेट जुड़ा है। बस समझ आया? और जो है ये पूरी संरचना जो है क्या होगी, पायरूविक अम्ल की होती है। तो बस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 क्या होगा, C, ऐसे कह सकते हैं, यहां पर H अथवा ना यहां पर OP हो जाएगा ऐसे, और ये बनाएगा ये OH डबल बॉन्ड O। ठीक, इस तरह से हो जाता है। आगे चलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल। 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल, पायरूविक अम्ल बोलते हैं। इतना स्पष्ट हुआ? क्लियर हो गया? चलिए भैया, अब इसी 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल का काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ADP से ATP, यानी कि 2 ATP अणु यहां बनते हैं। ठीक, 2 ATP अणु यहां बन जाएंगे। देखेंगे यहां भी क्या हुआ था, 2 ATP अणु बना था, यहां भी 2 ATP अणु बना, और यहां पर जो है क्या हुआ, 2 मोल में जो है NADPH2 बना। तो एक NADP में 3 ATP अणु होते हैं। कितने? 3 ATP अणु होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 मोल में बना, यानी कि 6 ATP अणु यहाँ बन जाएगा। 2 ATP अणु यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ। क्या हुआ, 6 2 8 और 8 2 10 हो जाता है। 10 ATP अणु बनते हैं। इन्हीं 10 ATP अणु में जो है क्या हुआ, एक ATP अणु यहां से निकल गया और एक ATP अणु यहां से निकल गया, यानी कि 2 ATP अणु निकल गए। तो कितने बचे, 8 ATP अणु बचे। कितने बचे, 8 ATP अणु बचते हैं। अभी हम ग्लाइकोलाइसिस में क्या बताए थे कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरूविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और जिसमें जो है क्या होता है, 8 ATP अणु, यानी कि 8 ATP अणु मिलते हैं। तो बने कितने, बने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 10, लेकिन 2 खत्म हो गया, 2 तो यहीं पर हट गया, 2 खर्च हो गया, बचा कितना, 8 बचते हैं। चलिए, जो 2-फॉस्फोइनाल पायरूविक अम्ल है क्या करता है, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, 2 ATP अणु का निर्माण होता है, जिससे पायरूविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरूविक अम्ल बनता है।
तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा तो पायरुविक अम्ल बनेगा, तो हो जाएगा क्या है, चलिए देख लेते हैं। यानी कि यही तो है ना भैया, इसको मिटाएंगे और यहां पर इसको दिखाएंगे। कैसे लिखा जाएगा इसको लिख पाएंगे CH3 क्या CO अथवा C डबल बॉन्ड कर सकते हैं ऐसे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहां पर देखेंगे COOH, COOH मिल जाता है। ठीक, ये फास्फेट सब हट जाते हैं, तो क्या होगा CH3CO COOH, इसी को तो पायरुविक अम्ल बोलते हैं ना, पायरुविक अम्ल बोलते हैं। ऐसे हम क्या समझा रहे थे आपको कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक के साथ साथ कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, इसी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का एक अणु जो है ऑक्सीकृत होता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं, जिससे जो है 8 ATP अणु जो है मिलती है। यह क्रिया जो है आंतरिक श्वसन की ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहलाती है। तो 8 ATP अणु जो है कहां मिली, कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिली, हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिली। ठीक, तो लेकिन हुआ क्या, बने कुल कितने बने हैं देखेंगे, टोटल 2 ATP अणु यहां पर बना, 2 ATP अणु यहां पर बना, और यहां पर देखेंगे 2 मोल में NADPH होता है, तो 1 मोल में जो है 3 ATP अणु यहां पर ये बनता है, तो 2 मोल में 6 ATP अणु बन जाएगा। तो हो गया कितना, 2 2 4 6 4 10 ATP अणु बनते हैं। इन्हीं 10 ATP अणु के बनने के साथ 1 ATP अणु यहां से निकल गया, 1 ATP अणु यहां से निकल गया, यानी कि 10 ATP अणु कुल बना। इस 10 ATP अणु में से 2 ATP अणु निकल गया, कुल प्राप्त ATP अणु जो है कितने मिले, 8 ATP अणु मिलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में आंतरिक कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया विधि संपन्न होती है, इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब पायरुविक अम्ल बन गया ना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो गई। ठीक, 1 ATP अणु यानी कि 8 ATP अणु जो है कोशिका द्रव्य को इसके बनने के साथ मिल जाता है। ठीक, अब क्या होगा, यही पायरुविक अम्ल जो है क्या करेगा, माइटोकांड्रिया में क्या करेगा, ऑक्सीकृत होगा, जिससे जो है माइटोकांड्रिया में एक बार 6 ATP अणु बनेगा, और इसके ऑक्सीकृत होने से एस्टिल कोएंजाइम ए बनेगा, यानी कि क्रेब्स चक्र चलेगी। क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगी, और जो है 24 ATP अणु मिल जाएगा, तो क्रेब्स चक्र हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एक यानी कि 1 ATP अणु यहां से और 1 ATP अणु यहां से निकले। इसी तरह से जो है क्रेब्स चक्र में भी कुछ ATP अणु निकलेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है और क्रेब्स चक्र की क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनों का जो है संकुल बनेगा, जिससे जो है कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। यह पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाएगा, यानी कि ETS कहलाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से जो है मानव में आंतरिक श्वसन की क्रिया विधि एक ग्लाइकोलाइसिस के रूप में, एक क्रेब्स चक्र के रूप में, और एक जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के रूप में मिल जाती है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत आसान है भैया, बहुत सरल है। तो चलिए आज बस इतना ही, आगे मिलते हैं कल, यानी कि कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। और हाँ, जो भैया चैनल पर नए हैं वो जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।